अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 के गेस्ट पेपर को कवर करेंगे और इंशाल्लाह हम ये एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे पेपर से पहले पहले, ताकि आपका ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन जो पेपर में एज अ शॉर्ट या एज अ लॉन्ग आ सकते हैं उनको ही कवर करेंगे और ज़्यादातर इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे दैन लॉन्ग को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि वो आपको एक यू वेक्टर देता है, एक वी वेक्टर देता है और एक डब्ल्यू वेक्टर देता है और कहता है u प्लस 2v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें। सबसे पहले उसने u लिखा है, आप u की जगह u की वैल्यू पुट करें। क्या है 3i प्लस 2j माइनस 5k, 3i प्लस 2j माइनस 5k। देन आप v की जगह 2 एज इट इज़ आ जाएगा और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दें, i माइनस 5j माइनस k, तो i माइनस 5j माइनस k। और इसी तरीके से प्लस w की जगह w की वैल्यू, चूँकि w के पहले नंबर के साथ माइनस था इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा और प्लस माइनस माइनस हो गया और बाकी ब्रैकेट के साइन एज इट इज़ रहे। 2 अंदर इन दोनों वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस i के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और इस k के पीछे भी नहीं है तो 2 1 ज़ार 2 और पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो गई। हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर वाले साइंस को ज़रूर चेंज करते। उसके बाद आई वाला वेक्टर आई वाले वेक्टर में सॉल्व होगा। मैंने जितने आई वाले वेक्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए। जे वाला वेक्टर जे वाले वेक्टर में सॉल्व होगा और इसी तरीके से के वाला वेक्टर के वाले में सॉल्व होगा। सारे आई एक तरफ, जे एक तरफ, के एक तरफ। और याद रखें जब भी किसी वेक्टर को उठाना है उसको उसके साइन के साथ उठाना है। जैसे 3i है 3i, ये 2i है उसके पीछे प्लस है तो प्लस भी आएगा। इसी तरीके से ये 4i है उसके पीछे माइनस है तो माइनस भी आएगा। 3 + 2 5 और 5 में से 4 गए 1। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यूँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको वेक्टर्स का एक्सप्रेशन दे दे और आपको वेक्टर्स की वैल्यूज़ दे दे और कहे कि इसको सॉल्व करो, तो जस्ट सिंपली वहाँ जहाँ जहाँ उसने वेक्टर का नाम लिखा है उधर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें और आप उसको फर्दर इवाल्यूएट कर दें तो आपको इसका आंसर कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि वो आपको 3v प्लस डब्ल्यू देता है और आपको कहता है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और साथ ये बार्स दे देता है। अब इनका मतलब क्या है? जहाँ भी आप इस साइन को देखें इनका मतलब है मैग्नीट्यूड, यानी आपको पहले इस वेक्टर को सॉल्व करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैंने 3 को एज इट इज़ उतारा, v की जगह v की वैल्यू लिखी i माइनस 5j माइनस के प्लस w की जगह w की वैल्यू लिखी और उसको मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया और बाहर मैंने बार्स का साइन लगा दिया। देन क्या करूँगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। 3 इंटू आई 3i, 3 5 ज़ार 15, 3 इंटू 1 3k और इसी तरीके से ये वाली ब्रैकेट तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, बस प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद आई और आई इकट्ठे किए, जे और जे और के इकट्ठे किए। अब ये मैग्नीट्यूड बार का क्या मतलब है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप स्क्वायर रूट डालें, जो भी आपके वेक्टर में आई के साथ नंबर है उसको लिखें, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। जो भी जे के साथ नंबर है उसको लिखें, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। और इसी तरह जो के साथ है उसको लिखें, उसका भी स्क्वायर डाल दें। अब साइंस डालें ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इन सब का स्क्वायर करना है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव चीज़ देता है। आई के साथ वाला नंबर, जे के साथ वाला नंबर, के साथ वाला नंबर, उनके ऊपर स्क्वायर्स और दरमियान में प्लस। तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइंस। मैग्नीट्यूड वही है कि बार्स लगाई, आई के साथ वाला नंबर, जे के साथ वाला नंबर, के साथ वाला नंबर, उनके स्क्वायर्स और दरमियान में प्लस का साइन। देन आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें और सॉल्व कर दें। यहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब चलते हैं डायरेक्शन को साइंस की तरफ। तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकलेगा? आपका जो भी मैग्नीट्यूड निकला है वो आप नीचे लिखेंगे और बारी बारी अपने वेक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। आई के साथ कितना था, 4i, 4 था माइनस 4, जे के साथ +4 और के साथ +2। ये आपने याद रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी हमारा आई के साथ नंबर है जो कि -4 था उसको लिखेंगे, ओवर 6 जो मैग्नीट्यूड आया उसको लिखेंगे। कटिंग की तो आपको कॉज अल्फ़ा का आंसर मिल गया। इसी तरीके से कॉज बीटा कैसे मिलेगा कि आप 6 लिखेंगे नीचे, ऊपर जे के साथ वाला नंबर लिखेंगे, कटिंग करके आंसर। कॉज गैमा कैसे मिलेगा, 6 लिखेंगे नीचे, के साथ वाला नंबर और कटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसने कहा फाइंड टी सो दैट, ये एक गिवन एक्सप्रेशन है,
आपको उसने कहा जी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेक्टर क्या है, 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के इक्वल टू √13। इस बार्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि आप एक स्क्वायर रूट डालें, उस स्क्वायर रूट के अंदर i के साथ वाला नंबर, j के साथ वाला नंबर, k के साथ वाला नंबर, उनके ऊपर स्क्वायर्स और दरमियान में प्लस। अच्छा, अब मेरे पास इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, उधर भी पहले का स्क्वायर रूट था क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये √13 के बराबर है। तो मैंने इसको दोनों साइड्स पे चूँकि स्क्वायर रूट आ गया, मैंने स्क्वायर लिया और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटा और मेरे पास अब सिर्फ एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो t मेरे पास a है और 1 मेरे पास b है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस ये t का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ये माइनस 2t इसी तरीके से 4 + 1 5 और ये प्लस 13 इधर आके -13 ये रह गया, इधर से मैंने कॉमन किया ये बचा। अब मैं आगे इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था और मैंने फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया। आपके पास ये a है यानी टी स्क्वायर के साथ वाला नंबर, t के साथ वाला नंबर b है और ये कांस्टेंट टर्म c है। अब आप इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ डालें और अपना आंसर कैलकुलेट करवा लें। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और इसके बाद ये मैंने उसको सॉल्व करवा के आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि यूनिट वेक्टर शो किससे होता है, इस कैप से शो होता है। आप ऊपर वेक्टर लिखें, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दें, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसी तरीके से ये वेक्टर है, आई के साथ वाला नंबर, जे के साथ वाला नंबर, के साथ वाला नंबर, उनके ऊपर स्क्वायर्स और दरमियान में प्लस, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल आया। तो ऊपर मैंने वेक्टर लिखा, ये वाला वेक्टर -1i प्लस 4j माइनस 8k और नीचे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया और देन मैंने उस मैग्नीट्यूड को हर एक नंबर के नीचे अलग-अलग कर दिया। तो ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। ये भी बहुत ज़रूरी शॉर्ट है। उसने कहा फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करें जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। आपने जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ और का एक वेक्टर निकालो तो आपने एक सीधा सा काम करना है, आपने सबसे पहले गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है और उसके साथ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरे पास वेक्टर गिवन था, मैंने उसको v के बराबर लेट किया और मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैंने उसका एक यूनिट वेक्टर बनाया जो मैं पीछे सीख के आया हूँ और उस यूनिट वेक्टर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितना उसने मैग्नीट्यूड बताया था। 5 मैग्नीट्यूड था तो मैंने 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास एक फाइनल वेक्टर निकल के आ गया। तरीका दोबारा सुन लें, जो भी वेक्टर दिया हुआ हो और साथ उसके मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और कहा जाए कि एक वेक्टर निकालो जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के, तो आपने क्या करना है, जो आपको सवाल में वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालें, उसका यूनिट वेक्टर बनाएं और यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो कहता है 2 वेक्टर बनाओ तो आप +5 और -5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 2 वेक्टर्स मिल जाते। इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं लेकिन ये थोड़ा सा चेंज था, मैंने सोचा ये भी कर दूं कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर नहीं गिवन, पॉइंट्स गिवन है। आपने पॉइंट से पहले वेक्टर बनाना है। कैसे वेक्टर बनाएंगे, पी क्यू है, पी क्यू वेक्टर बनाना है आपने। तो कोई भी अगर वेक्टर बनाना हो तो पी क्यू का मतलब होता है क्यू माइनस पी। अगर आपको ए बी एक वेक्टर बनाना है तो ए बी का मतलब होगा बी माइनस ए, ये आपने याद रखना है। अब मेरे पास पी क्यू बनाना था तो पी क्यू का क्या मतलब था, क्यू माइनस पी। मैंने क्यू वाला पॉइंट पहले रखा, पी वाले पॉइंट्स बाद में रखे, उन दोनों को आपस में माइनस किया, ये 2 3 6 आ गया। ये पहला वाला आई है, दूसरे वाला जे है, तीसरा वाला के है। जब भी आपको इस तरह पॉइंट आए तो इसका यही मतलब है कि ये एक वेक्टर गिवन है, यानी 9i 3j और 13 के। तो ये मेरे पास जो पी क्यू निकल आया। अब उसकी डायरेक्शन को साइंस निकालनी है, बिल्कुल सेम मेथड। पहले मैं पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैं बारी बारी अगर कॉज अल्फ़ा निकालना है तो आई के साथ वाला नंबर नीचे मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा निकालना है तो जे के साथ वाला नंबर नीचे मैग्नीट्यूड, और कॉस गैमा निकालना है तो के साथ वाला नंबर और नीचे मैग्नीट्यूड। दैट्स इट, यूँ आपको डायरेक्शन को साइंस मिल जाएंगे। ये सवाल थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, आता नहीं है लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया। कि उसने कहा बताओ क्या ये तीनों एंगल्स मिल के एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे। बहुत आसान फार्मूला है, मान लें ये 3 वेक्टर्स हैं, कॉस अल्फ़ा है, कॉस बीटा है और ये कॉस गैमा है। अगर ये तीनों का स्क्वायर लें और ये स्क्वायर लेके मिल के हमें 1 के बराबर आंसर दे दें तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास, आप इसको अल्फ़ा बीटा गैमा लेट कर लें,
कि ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, गैमा की जगह गैमा की वैल्यू, पीछे कॉज ऐसे ही लिखा रहने दिया। कॉस 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल ले, 1/√2 आती है या 2/√2 आती है, एक ही बात है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती है या 0.5 आती है। इसी तरह कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही रहती है। आप इन सब के स्क्वायर्स लें, आपको कैलकुलेटर आंसर 1 के इक्वल देगा। अगर वो वाकई 1 के इक्वल दे दे तो इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर कोई ऐसे एंगल आए कि आप उनको इस फार्मूले में पुट करें और आंसर 1 के इक्वल ना आए तो वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। अब चलते हैं 14.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और इसके सबसे पहले ज़रूरी सवाल है, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। दो वेक्टर्स देगा और कहेगा इनके दरमियान कोसाइन ऑफ एंगल थीटा निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कॉस थीटा इक्वल यू डॉट वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब इसमें आपको मैग्नीट्यूड निकालने आते हैं। यू का मैग्नीट्यूड भी आप इजीली निकाल लेंगे। यू के आई के साथ वाला नंबर, जे के साथ वाला, के साथ वाला, आप उनके स्क्वायर्स करेंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसी तरह वी के साथ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप उनको भी सेम इसी तरीके से स्क्वायर्स करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है ये यू डॉट वी कैसे निकलेगा। बड़ा आसान तरीका है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाना हो तो बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, यू लिखेंगे, वी लिखेंगे, सबसे पहले आई के साथ वाले नंबर को आई के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 है, इधर -1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस डालेंगे। जे के साथ वाले नंबर को जे के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इधर 3 है प्लस का, उधर 2 है प्लस का, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6। के साथ वाले नंबर्स को, इधर के साथ +2, इधर के साथ +1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, और ये 2 और -2 कट गए, 6 एज इट इज़ आ गया। जब मैंने इनके मैग्नीट्यूड्स निकाले थे तो ये 14 और इसका √14 और इसका 3 आया था। मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। u डॉट वी का मतलब क्या है, 6, तो मैंने 6 लिख दिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v का क्या मतलब है कि वो एक √14 निकला था, एक 3 निकला था, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन निकालने को बोलता है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, लेकिन ये बहुत आसान है कि अगर आपको ए अलोंग बी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालनी है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे और बाकी ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी अगर मुझे बी अलोंग ए निकालनी होती तो ऊपर ए डॉट बी ही रहता, नीचे चूंकि ए के अलोंग निकालनी है तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अगर बी के अलोंग निकालनी है तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ऊपर हमेशा डॉट प्रोडक्ट रहेगा। इस बात को आपने दिमाग में बिठा लेना है कि ऊपर हमेशा डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। अब आप क्या करें, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करवा दिया, नीचे बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें और वैल्यूज पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि u और v दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। यानी u के अंदर भी एक अल्फ़ा है, v के अंदर भी एक अल्फ़ा है। कंडीशन आपको दे दी है कि u डॉट v करोगे तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। याद रखें, जब भी वो आपको कहे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब जब भी हम उनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। जब भी वो आपको सवाल में कहे कि परपेंडिकुलर पता करना है, हमेशा याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने u की वैल्यू लिखी, v की वैल्यू लिखी, उन दोनों का डॉट 0 आना चाहिए। अच्छा, डॉट कैसे होता है, i और i के साथ वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसके साथ अल्फ़ा, इसके साथ 1, अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा, इसके साथ 3, इसके साथ 2, 3 इंटू 2 6, माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस, इसके साथ 1, इसके साथ अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितने हो गए, 2 अल्फ़ा। ये -6 उधर जाके +6 हो गया और ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा वर्क डन कैलकुलेट करना है जबकि मैं तुम्हें एक फोर्स दे रहा हूँ और 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे फिजिक्स का काम इधर क्यों, क्योंकि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वर्क निकल आता है। अच्छा, फोर्स वाला वेक्टर तो हमारे पास पड़ा हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, लेकिन 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं कि वो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक गया, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट में से माइनस कर दें तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसी जैसे वेक्टर निकालते थे, मैंने क्या कहा था कि पी क्यू निकालना हो तो क्यू माइनस पी करते हैं, यानी दूसरे को पहले में से माइनस करते हैं। यहाँ भी दूसरे को पहले में से माइनस करके एक वेक्टर बना लेंगे। ये मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, ये पहला पॉइंट लिखा, दोनों को माइनस किया, ये वेक्टर आ गया। ये आई है, ये जे है, ये के है, मैंने मेंशन कर दिया। फिर मैंने फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू लिखी,
डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू लिखी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला और ये मुझे फोर्स का आंसर मिल गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट की है, यानी ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। बस आपने पहला मेथड समझना है, फिर ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है, आप ये बार्स लगाएं, ऊपर आई जे के लिख दें। अच्छा, पहली बारी में चूंकि ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए वाला वेक्टर लिखें, 2 1 -1, 2 1 -1। अब बी वाला 2, इधर कुछ नहीं है, 1 और 3, 2 1 और 3 प्लस थे, मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ माइनस होगा तो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। अच्छा, अब एक और बात याद रखनी है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर में हमें एक सिंगल नंबर मिलता है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर में हमें एक वेक्टर मिलता है। दोनों बातों में फ़र्क याद रखना है। ये देखें, पीछे हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर देखें, एक सिंगल नंबर आया है ना, 56 आया, एक सिंगल नंबर डॉट प्रोडक्ट किया था। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर एक वेक्टर आएगा। तो अब कैसे वेक्टर आएगा जी, सुन लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, आई जे के लिखा, पहले ये 2, ये 1 और ये -1, इसी तरह 2 1 और 3, 2 1 और 3। अच्छा, पहले आई लिखें, ये आई आ गया, आई वाला कॉलम और आई वाली रो छोड़ दें, बाकी दोनों चीज़ों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें। 3 1 जार 3, 1 1 जार 1 और दरमियान में माइनस डाल दें। अगले पे चलते हैं, अब जे लिखें, उसके साथ माइनस डाल दें, जे वाला कॉलम, जे वाली रो छोड़ दें, बाकी जो चार चीज़ें बची इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरमियान में क्या डालना है, हमेशा माइनस डालना है। अच्छा, आई हो गया, जे हो गया, अब के डालना है। के लिखें, के वाला कॉलम और के वाली रो को स्किप कर दें, बाकी जो चार चीज़ें बची उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरमियान में उनके क्या आ जाएगा, हमेशा माइनस आ जाएगा। ये याद रखना है, हमेशा माइनस और दरमियान में हमेशा माइनस रहेगा। ठीक। अच्छा, अब आई जे के लिए सुन लें, आई हमेशा प्लस का होता है, जे हमेशा माइनस का होता है, के हमेशा प्लस का होता है। ये बात याद रखनी है आपने कि पहला नंबर हमेशा प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा के का। हाँ, अगर वो जे के साथ माइनस डाल देता फिर मेरा माइनस और जे का माइनस 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 प्लस हो जाते। अभी के लिए ऐसा नहीं है, अभी के लिए आई प्लस का, जे माइनस का और के प्लस का। अच्छा, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर वो हमें बी क्रॉस ए निकालने को कहता तो मैं जस्ट ये बी वाला वेक्टर ऊपर रख देता, ए वाला वेक्टर नीचे रख देता, ये बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, और सेम पैटर्न आई लिखेंगे, आई वाला कॉलम, आई वाली रो छोड़ के बाकी चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। फिर मैं जे लिखता, उसके साथ माइनस डालता, जे वाला कॉलम, जे वाली रो छोड़ के बाकी चार का क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी चार का क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस, और इसी तरह के लिए भी। तो ये पैटर्न सेम है। इस एक्सरसाइज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है जी एक यूनिट वेक्टर निकाल के दो जो कि परपेंडिकुलर हो एक ए बी के प्लेन के, साथ में मुझे साइन ऑफ एंगल भी निकाल के दो। अब यूनिट वेक्टर भी निकालना है, वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी वो आपको क्वेश्चन में कहे कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के, आसान बात है, आपको उन दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद उसके लिए एक वेक्टर मिल जाएगा जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाला वेक्टर, बी वाला वेक्टर, ए ये ऊपर लिखा, बी नीचे लिखा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करवा के, ये हमें एक फाइनल वेक्टर आंसर में मिल गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, जैसे पहले निकाल के आए। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था कि भाई ऊपर लिखो वेक्टर, क्योंकि मेरे पास ए क्रॉस बी आया वेक्टर, और नीचे लिख दो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या किया, मैंने उस वेक्टर का सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी वो वेक्टर निकाला, देन मैंने उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, फिर मैंने मैग्नीट्यूड को नीचे लिख दिया, वेक्टर को ऊपर लिख दिया, और ये मेरे पास यूनिट वेक्टर सॉल्व होके आ गया। अब साइन ऑफ एंगल कैसे निकलता है वो सुन लें। साइन ऑफ एंगल ऐसे निकलता है कि ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
तो मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला बिल्कुल उसी तरीके से, आई के साथ वाला नंबर, जे के साथ वाला नंबर, के साथ वाला नंबर, उनके ऊपर स्क्वायर्स और दरमियान में प्लस। इसी तरह बी के लिए भी सेम ही काम। और ए क्रॉस बी तो मैं पीछे निकाल के आया हूँ, अभी पहले निकाला है मैंने उसको। तो मैंने ऊपर ए क्रॉस बी वाला वेक्टर लिखा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लिखे, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ऊपर वेक्टर ऐसे ही रहने दिया। ये मेरे पास साइन थीटा या साइन ऑफ एंगल आ गया। अगला सवाल, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत ज़्यादा आसान तरीकाकार है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर। ये पी क्यू भी एक वेक्टर है, पी आर भी एक वेक्टर है, बार्स का मतलब है मैग्नीट्यूड। यानी क्या करना है, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पी क्यू वैक्टर निकालो, पी आर वैक्टर निकालो, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट निकालो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के और आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। पी क्यू का क्या मतलब था, क्यू माइनस पी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर्स नहीं गिवन, तो मैं पहले वेक्टर निकालूंगा। ये पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो मैंने पी क्यू निकाला क्यू माइनस पी करके, पी आर निकाला आर माइनस पी करके। ये मेरे पास दो वेक्टर आ चुके थे। इन दोनों वेक्टर्स का मैंने क्या करवा लिया, इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करवा लिया। जैसे ही मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो ये मेरे पास पी क्यू क्रॉस पी आर का आंसर आ गया। अब मुझे इस आंसर का मैग्नीट्यूड लेना था, मैंने ये मैग्नीट्यूड लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। तो बहुत ही आसान है, आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे ए बी सी डी। आप ए बी निकालें, ए सी निकालें, उनका क्रॉस करें और मैग्नीट्यूड निकालें, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये बहुत ईजी था। अच्छा, अगला सवाल है, वो ये पूछ लेता है कि भाई बताओ ये 3 वेक्टर्स हैं, इनमें से कौन से जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको केस बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई आपको पता करना है क्या ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओ। अगर वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, याद रख लेना डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है परपेंडिकुलर के केस में। अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाए तो कह देना ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये ना आए तो नहीं होंगे। इसी तरह यू और डब्ल्यू का डॉट करवा लें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो ना आए, सॉरी डॉट करने पे आंसर जीरो ना आए, तो आप कहिएगा ये दोनों भी परपेंडिकुलर नहीं है। फिर इन दोनों को करवा लें, अगर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाने पे आंसर जीरो ना आए तो कहिएगा ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। आप तीनों केसेस प्रूव करें, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं आएगा। पैरेलल के लिए बता देता हूँ। पैरेलल के लिए क्या केस है कि आप अपने तीनों वेक्टर्स पे नज़र मारें, क्या कोई ऐसा वेक्टर है कि अगर उसमें से मैं कुछ कॉमन करूं तो कोई दूसरा वाला वेक्टर आ जाएगा आंसर में, तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। मिसाल के तौर पे मैंने डब्ल्यू वाला वेक्टर लिखा, उसमें 15 3 और 3, ये सारे 3 के टेबल पे आ रहे थे। मैंने 3 का टेबल कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा -5i प्लस 1j माइनस 1k, तो 5i माइनस 1 प्लस 1j, यहाँ पे माइनस है, प्लस 1j माइनस 1k। अच्छा, आपने देख लिया कि यार कॉमन लेने पे ये तो बिल्कुल W के अंदर से U वाला वेक्टर निकल आया, तो मैंने उसकी जगह U वाला वेक्टर लिख दिया। इसका मतलब W और U आपस में पैरेलल है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा, ना कहीं पे कॉमन आएगा और ना ही बस आपने ये देखना है किस वेक्टर में कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकलने पे कोई नया वाला वेक्टर हमारे आंसर में आ रहा है या दूसरा वाला वेक्टर हमारे आंसर में आ रहा है, तो वो वाले जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल कहलाएंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह अब हम चैप्टर 13, 12 और 11 की वीडियो करेंगे और आपके पेपर से पहले ये प्लेलिस्ट हम पूरी कर लेंगे।